हेलो सेल्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेदांतु लेकर आया है आप लोगों के लिए, स्पेशली सिर्फ आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए स्प्रिंट 9, जिसमें हम आपकी सारी मिड टर्म से रिलेटेड प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो आज का जो हमारा मिड टर्म का टॉपिक होने वाला है स्प्रिंट 9 के लिए, वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम वो सारे इंपॉर्टेंट 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 1 मार्कर, 4 मार्कर्स सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बी रेडी, ओके। बहुत जल्दी हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करके सेशन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और वो सारे सेशंस में मैंने 1 मार्कर के लिए आपको कितना टाइम यूटिलाइज करना है, कितने टाइम में आपको वो सॉल्व करना है, कितना टाइम मैं आपको दूंगी वो सॉल्व करने के लिए, तो वो सब कुछ लिखा हुआ है स्लाइड पे ही। तो पेन और पेपर लेकर के रेडी रहो और रेडी होकर के ये क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व होने के लिए तैयार हो जाओ। चलो नाउ स्टार्ट। चलो तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं विद द डोज ऑफ मोटिवेशन, जो कि है हमारा फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन एंड मोर इंटेलिजेंटली। एग्जैक्टली, अगर आपके यूनिट टेस्ट में इन केस मार्क्स खराब भी आए हैं तो ये नॉट द एंड ऑफ योर क्लास 9, आपका एंड नहीं है कुछ भी। आप उन मिस्टेक्स से क्या लो, सीख लो और अपनी मिस्टेक्स को सुधारने के लिए मोर इंटेलिजेंट तरीके से अपना सोल्यूशन डिसाइड करो। तो वो सोल्यूशन के लिए हम आपके लिए ये सेशन लेके आए हैं। तो चलो बी रेडी विद मी, ओके। नाउ ये मेरा पूरा शेड्यूल ऑफ द वीक है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपसे कोई भी सेशन मेरा मिस ना हो जाए और आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना आए, ठीक है। हम सब कुछ सॉल्व करेंगे, इसमें एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं 1 मार्कर के फॉर्म में। तो रेडी रहना बिल्कुल पेन एंड पेपर के साथ में। और ये है आपका स्प्रिंट 9 का इस वीक का शेड्यूल, जिसमें 7 अगस्त आज का ये है, ठीक है, जो जिसमें हम आज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर 9 अगस्त को आपका एक और स्प्रिंट है जिसमें हम प्लांट इश्यूज को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। प्लांट इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो रेडी रहना वो टॉपिक सॉल्व करने के लिए। उसके बाद 11 अगस्त को उसका लेक्चर 2 होगा, जिसमें हम एनिमल टिश्यूज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जिसके पास भी ये शेड्यूल नहीं है वो उसका स्क्रीनशॉट ले सकता है ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलो मूविंग ऑन टू आवर सेशन से पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलो राउंड 1 ना एकदम कूल ऑफ से ठंडा होके एकदम सॉल्व करना है, ठीक है। कोई रश नहीं है, लेकिन टाइम पे सॉल्व करना। देखना कि आप टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ओके। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितना टाइम लेकर के अपना एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। चलो मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका टोटल मार्क्स 1 है। टाइम एग्जाम 1 मिनट का है, लेकिन आपको कितने सेकेंड्स में सॉल्व करना है? 30 सेकेंड्स में। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम अपना 30 सेकेंड्स। न्यूक्लियोलस इज अ सीट ऑफ। न्यूक्लियोलस में क्या होता है? आपको पता है न्यूक्लियोलस क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका हिंट मैं नहीं दूंगी, आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। तो 30 सेकेंड्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी से सॉल्व करो। उसमें क्या होता है कि अब मैंने आपको इससे पहले सेशन में एक हिंट दिया था कि राइबोसोम्स कहाँ पे सिंथेसिस होते हैं, आपको पता है? तो राइबोसोम सिंथेसिस होते हैं हमारे न्यूक्लियोलस में। तो सेकंड आंसर, जो आंसर है इसका वो क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है विच सेल ऑर्गेनल इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब मैं बता दूं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में होता क्या है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस करते हैं। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में कौन सा सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होता है? आपको पता है? लाइसोसोम, वैक्यूल्स, गोल्गी अपैरेटस की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सोचो सोचो सोचो। हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? प्रोटीन से और लिपिड से। और प्रोटीन और लिपिड कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? 30 सेकेंड्स जा रहे हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ एग्जैक्टली, द आंसर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें RER में प्रोटीन सिंथेसिस होता है और SER में लिपिड की सिंथेसिस होती है। और ये दोनों ही प्रोटीन और लिपिड हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करवाते हैं। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच इज ग्रेप्स प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। अगर आप एक ग्रेप को, मोटे तगड़े से अच्छे से ग्रेप को एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में, कंसंट्रेटेड का मतलब जिसमें शुगर या सॉल्वेंट का क्वांटिटी कम होती है, सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से सॉल्व करके बताओ, 30 सेकेंड्स हैं, चले जाएंगे जल्दी। हमें एग्जाम में 1 मिनट मिलेगा, लेकिन हमको कितने में सॉल्व करना है? 30 सेकेंड्स में, जल्दी।
यस, इट विल श्रिंक। क्यों? क्योंकि ग्रेप्स के अंदर ऑलरेडी वाटर का कंटेंट, सॉल्वेंट का कंटेंट ज़्यादा होता है। आप एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा है उसमें उसको पुट कर दोगे तो पानी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन मूव करेगा और हमारा बेचारा ग्रेप्स पिचक जाएगा। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ वैक्यूल। तो वैक्यूल का कौन सा फंक्शन नहीं होता है इसमें से? डोंट फॉरगेट टू रीड दिस नॉट। ये नॉट आप रीड नहीं करते हो ना और आंसर गलत करके आ जाते हो, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, आपका टाइम जा रहा है, टिक टिक 1, टिक टिक 2, जल्दी से सॉल्व करो। क्या हो सकता है? स्टोरेज की प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, वेस्ट एक्सक्रीशन या लोकोमोशन। क्या काम करता है? एग्जैक्टली द आंसर इज डी, लोकोमोशन। वैक्यूल कोई लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट शो करना, तो वैक्यूल किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं शो करता है। तो डी को छोड़ करके बाकी सारे फंक्शंस हमारे वैक्यूल के होते हैं और डी नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी हो गया। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, which cell organelle plays a critical role in detoxifying many poisons and drugs in a cell। बहुत ध्यान से सॉल्व करना इस चीज़ को, क्योंकि ना आप इस चीज़ में कंफ्यूज होने वाले हो। ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, सोचो सोचो जानम, हम ये क्वेश्चन आपके लिए लाए। जल्दी से बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास और टाइम आपको एग्जाम में 1 मिनट मिलेगा, लेकिन 1 मिनट में नहीं सॉल्व करना है, हमको फास्ट फॉरवर्ड सॉल्व करना है, जिससे हमारी क्या स्पीड अच्छी हो और हम एग्ज़ाम दे करके जब आए तो हमें ऐसा फील हो कि हमसे बड़ा टॉपर तो कोई है ही नहीं। चलो, तो आंसर क्या है हमारा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एग्जैक्टली। अब आप लोग यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको आ रहा होगा कि लाइसोसोम क्यों नहीं होता, वो भी तो डाइजेशन करता है, वो भी तो वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करता है, लेकिन जो मेन डिटॉक्सिफिकेशन होता है हमारा वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। लाइसोसोम्स क्या करता है ना, फूड को भी डाइजेस्ट करता है और क्या करता है, वेस्ट का एक्सक्रीशन भी करवाता है, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन का काम हमारा मेनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो एग्जाम में ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं, तो बहुत ध्यान से हर एक चैप्टर को बहुत पढ़ के जाना है। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू आवर राउंड 2, जिसमें कूल डाउन हो जाओ, लंबी सी सांस लो और एकदम से कूल डाउन हो जाओ। वेरी गुड। चलो, तो हम स्टार्ट करें अपना कूल डाउन का सेशन। कूल डाउन के सेशन में ना, अब मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें ना 1 मार्कर क्वेश्चन भी ऐड किए, 2 मार्कर्स क्वेश्चन भी ऐड किए, 3 मार्कर भी, 4 मार्कर भी और 5 मार्कर क्वेश्चंस भी। और आपको ना जितना टाइम मैंने अलॉट किया होगा ना आपको लेफ्ट साइड में स्लाइड के, उतने ही टाइम में वो सॉल्व करना है। तो पेन और पेपर लेकर के बैठे रहना, एकदम स्क्रीन पे नजरें गड़ाए रहना, मैम के सेशन को अच्छे से अटेंड करना। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू आवर राउंड 2 कूल डाउन सेशन। चलो, तो कूल डाउन सेशन ना आपका 1 मार्कर का क्वेश्चन है, जो कि है एमसीक्यू क्वेश्चन। देखें कौन कौन बच्चा मुझे ये जवाब दे पाता है। वेयर आर, इन सब के जवाब ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। ठीक है, सब बच्चों के कमेंट सेक्शंस पढ़ती हूँ। वेयर आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा फोटोसिंथेटिक एजेंट? क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल किस प्लेस पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल हमारा क्लोरोप्लास्ट में। तो आपका 30 सेकेंड्स का टाइम वैसे भी स्टार्ट हो गया है, तो डोंट वेस्ट इट एंड गिव इट रिप्लाई मी वेरी फास्ट। ओके, चलो देखें जरा कौन हमको एकदम करेक्ट सा आंसर दे रहा है। टिक 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 टिक, टाइम्स गोइंग, टाइम्स रनिंग। ओके, तो आंसर क्या है हमारा? थाइलाकॉइड्स। एग्जैक्टली। जो एक सिंगल कॉइन होता है ना क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उनको ही हम थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। और जो बहुत सारे स्टैक्स ऑफ कॉइन्स होते हैं ना, ये एक कॉइन को थाइलाकॉइड बोलते हैं, और जब बहुत सारे स्टैक ऑफ कॉइन होते हैं तो उसको हम ग्रैना बोलते हैं कि नहीं? तो ये एक थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। तो आंसर क्या हो गया? थाइलाकॉइड्स। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द 2 मार्कर क्वेश्चन। ये 2 मार्कर को आपको 1 मिनट में सॉल्व करना है। बहुत अच्छा सा टास्क है, जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताओ कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, लेकिन उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? देखते हैं कि कौन कौन बच्चा मुझे इसका एकदम करेक्ट आंसर देता है।
आई नो आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, तो पक्का आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, आई एम श्योर। मैं 1 मिनट का टाइमिंग अपने वॉच में देख रही हूँ, जैसे ही 1 मिनट होगा हम इसको सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन से बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। तो आप मुझे इसका आंसर ना कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, ठीक है? ओके, चलो जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से। 2-3 मिनट्स का टाइम मिलेगा एग्जाम में, लेकिन हमको नहीं सॉल्व करना है 2-3 मिनट्स में, हमको कितने मिनट में सॉल्व करना है? 1 मिनट में एग्जैक्टली। तो देख ले इसका आंसर। हाँ, कौन कौन कह रहा है कि देख लेते हैं? चलो देख लेते हैं। इसका आंसर ये है कि सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी का एडवांटेज ये होता है कि जो भी हमारा बैक्टीरिया या फॉरेन मटेरियल जो हमारे सेल को क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। उसको कौन रोक देता है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर ही नहीं आने देती है बेचारे को, और वो अंदर आने नहीं देगी तो हमारा सेल डैमेज नहीं होगा। दूसरी चीज़, सेल के अंदर जो भी मटीरियल प्रेजेंट होता है वो भी तो सेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो सेल के बाहर चला जाएगा तो सेल सर्वाइव कैसे करेगा? इन केस अगर सेल सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं होता, उसका मेम्ब्रेन, उसमें से न्यूक्लियस बाहर चला जाता, तो हम फिर सेल को डिवाइड कैसे करते? नहीं कर पाते ना सेल को डिवाइड। तो यही रीज़न होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिलेक्टिवली परमिएबल होने का, कि वो उसको एंश्योर करता है एंट्री और एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स का, कि जो मॉलिक्यूल रिक्वायर हैं बस वही एंटर करेंगे, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स एंटर नहीं करेंगे। दूसरा होता है कि जो भी मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो चाहे फ्लूइड प्रेजेंट हो, कोई एंजाइम प्रेजेंट हो, कोई प्रोटीन प्रेजेंट हो, कुछ भी प्रेजेंट हो, वो जो रिक्वायर होते हैं सेल को वो बाहर नहीं जा पाते हैं, ठीक है? और ये कौन एंश्योर करता है? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 3 मार्कर क्वेश्चन। एग्जाम में 3 से 5 मिनट मिलेंगे, लेकिन हमको कितने में सॉल्व करना है? फास्ट से फास्ट 2 मिनट्स में। देखें क्या है। राइट डाउन द 2 मेन फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। अब हमें पता है लाइसोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव बैग्स, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। ये सुसाइडल बैग्स का फंक्शन क्या होगा? कोई बता सकता है मुझको? You have only 2 minutes, जल्दी से जल्दी सॉल्व करके मुझे बताओ, देखें कौन कौन सॉल्व कर पाता है ये क्वेश्चन। आई थिंक सो अभी वो कूल डाउन से, वो कूल डाउन वाले सेशन के लिए तो बहुत ईजी है, ईजी पीजी वेरी ईजी क्वेश्चन है मैम। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेके आओ, हम तो बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। आई नो आप सब बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। चलो देखें हमारे वॉच में ना 2 मिनट्स होने वाला है कि नहीं होने वाला है। जैसे ही 2 मिनट्स होगा हम वैसे ही आंसर देखेंगे। चलो देखे कौन कौन सॉल्व करके दिखाता है मुझे ये क्वेश्चन। और आपको बता दूं, मैंने जो मार्क्स लिखे हैं ना वो जनरली उसी मार्क्स में ये क्वेश्चंस आते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू रीड ऑल दीज क्वेश्चंस, प्रिपेयर ऑल दीज क्वेश्चंस। भूल मत जाना इन क्वेश्चंस को, वरना मैम नंबर देना भूल जाएंगी। समझ में आया? चलो देखें इसका फंक्शन क्या होता है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल्स होते हैं और मेम्ब्रेनस होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इनका मेन फंक्शन ना डाइजेशन का होता है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो भी मटीरियल आ रहा है उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम लाइसोसोम्स करता है। दूसरा काम क्या करता है? वो सेल्यूलर स्कैवेंजर्स होते हैं। सेल्यूलर स्कैवेंजर्स का मतलब पता है? स्कैवेंजर्स क्या करते हैं? जो डेड या डिकेइंग मैटर या वेस्ट मटीरियल को खराब करके मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो सेल के अंदर जो भी डेड मटेरियल होगा या जो भी सेल ऑर्गेनल को रिप्लेस करना होगा या उसको वॉर्न आउट चीज़ों को सेल डेड और वॉर्न आउट चीज़ों को रिमूव करना होगा, उसको कौन करेगा? हमारा लाइसोसोम्स करेगा। और डाइजेशन और डिफेंस तो करता ही है। और सुसाइडल बैग्स कहते हैं क्यों? क्योंकि उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी हमारा सेल डैमेज होने वाला होता है तो ये सुसाइडल बैग्स ब्लास्ट हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे पूरे सेल को ईट अप कर जाता है और सेल डेथ हो जाती है, ताकि वो सेल किसी और सेल को खराब ना कर सके। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। अब मैं आपको बता दूं कि ये 4 मार्कर का क्वेश्चन है। आपको टाइम लगेगा उसको 5 से 7 मिनट में सॉल्व करने का, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, आप एकदम स्प्रिंट की तरह फास्ट फॉरवर्ड होगे तो उसको 3 मिनट्स में सॉल्व कर लोगे। इसीलिए ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो जल्दी से मुझे डायग्राम, मुझे तो नहीं दिखा पाओगे, लेकिन अपनी शीट पे डायग्राम बना करके देखो कि बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसका
आंसर 4 मार्कर क्वेश्चन है और 4 मार्कर क्वेश्चन सबसे मार्क्स गेनिंग क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको तो ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि जितने भी अच्छे मार्क्स होते हैं ना यही लंबू चौड़ू वाले क्वेश्चंस दिलाते हैं, और जितने ही कटने वाले मार्क्स होते हैं ना वो MCQ करवाता है हमारा। क्यों? क्योंकि हम MCQ में तुक्का लगा के जाते हैं, इसी वजह से। तो तुक्का नहीं लगाना है, वही पढ़ के जाना है। चलो देख लेते हैं हमारा डायग्राम। तो एनिमल सेल में क्या होता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनानी है। फिर हमारा सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइजोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म तो होता है। ये न्यूक्लियस भी बनाना है, न्यूक्लियोलस भी बनाना है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनानी है, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। और फिर क्या बनाना है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फिर गोल्गी एपरेटस। तो ये सारे डायग्राम्स तो बना करके आने हैं। अब देखो टाइम हमारे पास कम है, तो इसीलिए मैंने आपको सिर्फ ये पिक्चर दिखाई है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ अ नीड लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल एंड आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, या विच ऑफ द ऑर्गेनेल हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो इस तरीके भी क्वेश्चन आपके डायग्राम रिलेटेड आ सकते हैं। तो डायग्राम को इसका मतलब क्या है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है और वेल लेबल्ड बनाना। ज़रूरी नहीं है आप कलरफुल बना करके आओ उसको, लेकिन लेबलिंग करके बहुत नीट एंड क्लीन करके आना। और लेबलिंग हमेशा ना एक ही साइड पे किया करो। लेफ्ट साइड पे कर रहे हो तो लेफ्ट में ही सारी लेबलिंग करो, और अगर राइट साइड पे कर रहे हो तो सारी लेबलिंग राइट साइड पे ही करना, इधर उधर मत करना बुक के डायग्राम की तरह। ये बुक में ऐसे डायग्राम इसलिए होते हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आए। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा 5 मार्कर क्वेश्चन। ओ माय गॉड, 5 से 8 मिनट लगेंगे आपको उसको लिखने में, लेकिन हमको कितना टाइम लेना है, 5 मिनट का। आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर द 5 मिनट्स। जल्दी से मुझे डिफ्रेंशिएट करके बताओ कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है। और ये ना सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, लिख करके ले लो। एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है आपको डिफरेंस से रिलेटेड। जितने भी डिफरेंस है ना आपके चैप्टर में, सबसे पहला डिफरेंस तो यही वाला है कि इसका डिफरेंस तो जरूर पढ़ के जाना, और बाकी जितने भी डिफरेंस आपको बताए गए वो सब बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, भूल मत जाना, लिटरली भूल मत जाना। डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बायोलॉजी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है, या मुझे आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ना 2 ऐसे एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंस बता दो, फिर हम देखते हैं अपना आंसर। वैसे तो मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत आता है और आप लोगों को सारे डिफरेंस पता होंगे, आई एम कन्फर्म। वेरी गुड। चलो मूविंग ऑन टू द सोल्यूशन, जो कि है प्लांट सेल ना लार्जर होता है हमेशा एनिमल सेल से। एनिमल सेल स्मॉलर सेल्स होते हैं, जबकि प्लांट सेल जो है ना लार्जर सेल्स होते हैं। दूसरा डिफरेंस आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जो प्लांट सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो एक और मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है, और वो क्या होती है, सेल वॉल। वो सेल वॉल से भी सराउंडेड होती है, जबकि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, जो उसकी पिगमेंटेशन देते हैं। कलरफुल प्लांट्स आपने देखे हैं, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, वो प्लास्टिड्स की वजह से ही आते हैं। प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहा है प्लास्टिड्स की वजह से, लेकिन एनिमल सेल अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाता है, ना ही अपने आप को डिफरेंट कलर दे पाता है कि हम स्किन कलर के हैं तो हम अगले दिन ब्लू कलर के हो गए। तो ऐसा नहीं होता है एनिमल सेल में। क्यों? क्योंकि उसमें प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है कि जो कि होता है यूजिलेना। ये एक प्रोटोजोआन है जिसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा आता है प्लांट सेल में ना एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, ठीक है, एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जो प्लांट सेल के आधे से ज़्यादा स्पेस को कवर कर लेता है और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है, और उसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। जबकि एनिमल सेल में ना मतलब वैक्यूल्स बहुत कम अमाउंट में होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं और बहुत सारे होते हैं, छोटे करके बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, और उनका काम आपको पता ही है स्टोरेज ऑफ फूड का होता है। प्लांट सेल में ना जो गोल्गी अपरेटस होता है या गोल्गी बॉडीज होती है वो ना बहुत बेसिक सी होती है, उनको ज़्यादा नीड नहीं होती है पैकेजिंग की, प्रोटीन्स की, सॉर्टिंग की। तो उनमें ना बहुत बेसिक लेवल वाले गोल्गी अपरेटस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। ये गोल्गी अपरेटस की ही यूनिट है, लेकिन बेसिक यूनिट है। जबकि एनिमल सेल में ना वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर गोल्गी अपरेटस होता है और प्रोमिनेंट होता है, दिखता है अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस जो आपको अपने एग्जाम में लिख करके आने। और कितना टाइम लेना है, विद इन 5 मिनट्स में आपको ये आंसर लिखने हैं, जिसके लिए आपको एकदम फास्ट होना पड़ेगा। चलो नाउ
चिल आउट विद अ कोल्ड कॉफ़ी। अब भाई गर्मी हो रही है थोड़ा सा, है ना, तो थोड़ी सी कॉफ़ी का ब्रेक तो चलता है, तो कॉफ़ी का ब्रेक ले लें हम विद इन 2 मिनट्स का। तो 2 मिनट में हम फिर अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे, जो कि ना आइसी कोल्ड होने वाला। आइसी कोल्ड इन द सेंस कि टफेस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, सॉरी मोर टफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, और मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन आपको सबसे एंड में मिलेंगे। तो अपनी सीट की पेटी बांध लेना ताकि हम अपना सेशन अटेंड कर सकें अच्छे से। चलो 2 मिनट का ब्रेक देती हूँ मैं आप सब लोगों को, उसके बाद हम अपना सेशन दोबारा से स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, कॉफ़ी ब्रेक ले लो भाई सब लोग, पानी पी लो, थक गए होगे बेचारे लिख करके, है ना, मैम भी बोल करके थोड़ा सा थक गई, कोई बात नहीं। अब हम स्प्रिंट 1 सॉल्व कर रहे हैं, हमें स्प्रिंट 9 सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें मतलब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होना पड़ेगा टॉपर बनने के लिए, है ना। चलो चिल आउट विद अ कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी। किसको कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम मुझे कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, क्योंकि ना मैम को कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है। आई जस्ट लव कोल्ड कॉफ़ी। कोई मुझे ऑफर कर दे कोल्ड कॉफ़ी, क्या पता। चलो तो 2 मिनट का ब्रेक हमारा होने ही वाला है, फिर हम अपने आइसी कोल्ड सेशन के ऊपर चलेंगे, जो कि धमाकेदार सा कोल्ड होने वाला है। चलो ले लो अपना थोड़ा सा ब्रेक। चलो मूविंग ऑन टू द अपना आइसी कोल्ड सेशन, जो कि हमारा राउंड 3 होने वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने राउंड्स में डिवाइड कर दिए थे। अब राउंड 3 के बाद आएगा हमारा राउंड 4। वो राउंड 4 ना फ्रीजिंग कोल्ड होने वाला है, धमाकेदार सा। तो आपके लिए पहला सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ विल एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल अफेक्ट्स द सेल वर्किंग। अगर हमारे सेल के अंदर से कोई भी सेल ऑर्गेनल या बहुत सारे सेल ऑर्गेनल गायब हो गए तो क्या हो सकता है। 2 मिनट में सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी सॉल्व करके मुझे बताओ। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल फॉर 2 मिनट्स ओनली, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई भी सेल ऑर्गेनल आप निकाल दोगे तो जनरली क्या हो सकता है, इसको आना आपको अपने वर्ड्स में ही लिखना है। ये ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस इनको कहते हैं आपके, ठीक है। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन है, तो उसको मुझे सॉल्व करके बताओ। देखते हैं कौन कौन सॉल्व कर लेता है इसको। चलो देखें, फंक्शंस ऑफ ऑल ऑर्गेनल्स आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। एग्जैक्टली हमने अभी पढ़ा कि न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बना रहा है। राइबोसोम्स हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं। यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद इनकी सॉर्टिंग कौन करता है, हमारा गोल्गी एपरेटस कर रहा होता है। तो देख रहे हो आप, सारे सेल ऑर्गेनल्स हमारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अगर इनमें से एक भी सेल ऑर्गेनल का सिंगल लिंक भी मिस हुआ, खत्म हुआ, कि गलती से आपने न्यूक्लियस में से न्यूक्लियोलस निकाल दिया, तो राइबोसोम्स नहीं बनेंगे। तो राइबोसोम्स जितने पुराने हैं वो तो प्रोटीन की सिंथेसिस करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही राइबोसोम्स खत्म हो जाएंगे, राइबोसोम्स वॉर्न आउट होने लगेंगे, खराब होने लगेंगे, तो उनको रिमूव करके नए राइबोसोम्स तो बन ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोलस तो होगा ही नहीं उसमें। तो इससे क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस नहीं होगी हमारी, और मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस नहीं होगी तो हमारा सेल किसी काम का ही नहीं। तो ऑल दीज ऑर्गेनल्स आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर एंड अल्टीमेटली लीड टू द वर्किंग ऑफ द सेल। सो इवन इफ अ सिंगल लिंक इज मिसिंग, द सेल अल्टीमेटली सफर्स अ डाई एंड अ death. For example, DNA from the nucleus possesses the information for protein formation for the ribosomes. हमने पढ़ा ही अभी कि उनके अंदर, डीएनए के अंदर राइबोसोम्स बनाने की प्रोटीन इंफॉर्मेशन होती है, और यही सारे प्रोटीन्स फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स जाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाते हैं मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोर्ट के लिए। तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हमारा सेल डेथ हो सकती है, सेल किसी काम का नहीं रहेगा। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन्स इट्स फूड। अब आपके पास ओनली 3 मिनट्स है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जल्दी से मुझे 3 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। और ये 4 मार्कर क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से सॉल्व करके बताना, और मुझे ये ट्रिक भी बताना कि 4 मार्कर क्वेश्चन में लिखने के अलावा और आप क्या कर सकते हो। देखें मुझे कौन कौन बता सकता है ये।
आई होप सब बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे और सब सॉल्व कर रहे होंगे पेपर और पेन ले करके। आप सब मेरे प्यारे से बच्चे बहुत अच्छे हो, आई नो, पक्का सॉल्व कर रहे होगे इस सेशन को। 3 minutes, 3 minutes, tick 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 tick. Time is running, fast, be fast. देखे कौन क्वेश्चन ये सॉल्व करके दिखाता है मुझे। देखें कौन, किसने सॉल्व किया ये क्वेश्चन। यस, तो हमारे साथ होता क्या है, देखो हमारे साथ नहीं, अमीबा के साथ, व्हेनेवर अमीबा सॉ फूड, उसके पास फूड का पार्टिकल आता है तो इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग सूडोपोडिया। क्या प्रोड्यूस करने लगता है? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होता है? फॉल्स फीट होता है। क्या होता है? फॉल्स फीट होता है। ये सूडोपोडिया की वजह से ये वैक्यूल धीरे धीरे इसके अराउंड में सूडोपोडिया बन जाता है और इस खाने को वो अंदर निगल जाता है, एनगल्फ कर देता है। एनगल्फ करने के बाद फिर धीरे धीरे उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो भी हमने खाना डाइजेस्ट कर लिया है उसको अब हम अपने पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवा देंगे ताकि हमारी बॉडी उसको यूज़ कर सके, ठीक है। और उसके बाद इजेशन होगा। इजेशन का मतलब होता है कि जो भी वेस्ट का मटेरियल होगा अमीबा उसको बाहर निकाल देगा। और इस पूरे प्रोसेस को हम बताएं क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू सॉरी जिस प्रोसेस के थ्रू अमीबा अपना फूड ऑब्टेन करता है उस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिख करके आ सकते हो और इसमें मार्क्स अच्छे पाने के लिए आप ये डायग्राम ज़रूर बना के आना जिसमें आप सब कुछ दिखा रहे हो, फूड पार्टिकल दिखा रहे हो, सूडोपोडिया दिखा रहे हो, कैसे वो एनगल्फ कर रहा है और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते क्या हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था? अपने वर्ड्स में लिख करके आना है और दूसरा क्या करके आना है? डायग्राम तो ज़रूर बना के आना है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 5 मार्कर क्वेश्चन, हमारा 5 मार्कर क्वेश्चन। और इसको कितने मिनट में सॉल्व करना है? 5 मिनट में। देखें क्या क्वेश्चन है। नेम एंड ड्रॉ अ सेल ऑर्गेनल या सेल विच डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन एंड लेबल एनी 4 पार्ट्स। अब हमको ऐसा सेल बताना है जिसमें न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता है और उस सेल के 4 पार्ट्स को भी मेंशन करना है। तो कौन कौन मुझे बता सकता है कि ये कौन सा सेल हो सकता है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हो। यस, देखें मुझे कौन आंसर एकदम सही देता है। कौन हो सकता है ऐसा सेल भाई जिसके अंदर न्यूक्लियर रीजन नहीं प्रेजेंट होता है, प्रॉपर न्यूक्लियर रीजन नहीं प्रेजेंट होता है? हाँ, यू हैव ओनली 5 मिनट्स और इसके साथ साथ उसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो भूल मत जाना डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? हमें डायग्राम तो प्रिपेयर करके ही जाना है। बायो में डायग्राम नहीं बनाया तो क्या बनाया भाई, है ना। जल्दी फास्ट फॉरवर्ड होकर के आपको ये सॉल्व करना है। देखें कौन कौन सॉल्व कर ले रहा है ये। तो आंसर क्या है हमारा? प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि क्या होता है? एक बैक्टीरियल सेल होता है कि नहीं होता है। और बैक्टीरियल सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं प्रेजेंट होता है, उसमें सस्पेंडेड होता है पूरा आपका उसका डीएनए का मटीरियल। देखो क्रोमोजोम है ना, पूरा ऐसे ही सस्पेंडेड होता है। और उस अनडिफाइंड रीजन को ना हम न्यूक्लियोइड रीजन भी बोलते हैं। इसमें एक फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला क्या करता है? बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करता है। सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, कैप्सूल होता है, राइबोसोम्स होते हैं। तो ये बैक्टीरियल सेल आपको ड्रॉ करके आना है जब भी प्रोकैरियोटिक सेल आपसे पूछा जाएगा। और उसके 4 पार्ट्स भी लेबल कर देना आप लोग। न्यूक्लियोइड रीजन, क्रोमोसोम्स, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कुछ भी मेंशन कर सकते हो जो भी आपके माइंड में आ जाए। लेकिन डायग्राम अच्छे से बना करके आना और उसको लेबल करके भी आना, ठीक है। तो देख रहे हो कितने सारे डायग्राम लेबलिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें डायग्राम तो छोड़ करके जाने ही नहीं है। ओफो, अब तो दांत कटकटाने वाला राउंड आ गया है। देखते हैं कि कौन कौन ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। आर यू रेडी फॉर द फ्रीज राउंड? आई होप सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और एकदम गेट सेट रेडी पो होंगे इस फ्रीज वाले राउंड के लिए। चलो तो मूविंग ऑन टू आवर राउंड 4 जो कि है हमारा पहला क्वेश्चन। हाउ आर क्रोमैटिड and chromosomes are related to each other? You just have only 2 minutes. जल्दी से मुझे सॉल्व करके दिखाओ इसको 2 मिनट्स के अंदर। देखते हैं कि कौन कौन मुझे एकदम करेक्ट आंसर देता है। क्या होता है क्रोमैटिन, क्रोमैटिड और क्रोमोसोम्स?
अब आया ना हमारा थोड़ा सा टफेस्ट वाला क्वेश्चन कि अब देखें मुझे कौन सॉल्व करके बताता है कि क्रोमैटिन, क्रोमैटिड एंड क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और वो रिलेटेड कैसे होते हैं एक दूसरे से। देखें 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 कौन मुझे बताता है ये आंसर। आता होगा सबको। और हेयर गोज योर टाइम एंड योर टाइम एंड्स। एंड कर दूं क्या टाइम? सॉल्व कर लिया सबने? जल्दी से मुझे हैंड रेज करके बता दो कमेंट सेक्शन में कि हाँ मैम मैंने कर लिया है। कर लिया कि नहीं किया? कर लिया है। चलो देखते हैं कि हमारा इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो क्रोमैटिन ना नूडल्स हैं, नूडल्स दिख रहे हैं बहुत सारे, किसको किसको पसंद है नूडल्स बताना। तो क्रोमैटिन ना आर जस्ट थ्रेड लाइक वो हेरिडिटरी मटेरियल हमारा, ठीक है। यही सारा हेरिडिटरी मटेरियल के अंदर ना क्रोमैटिन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन। यही सारे जो हमारे क्रोमैटिन हैं वो धीरे धीरे करके ना कॉइल होने लग जाते हैं। एक बॉल शेप का स्ट्रक्चर होता है, बॉल के ऊपर धागा स्टार्ट करना लगो बांधने के लिए तो पूरा कॉइल हो जाएगा बॉल के ऊपर। तो वो जो बॉल होती है हमारी हिस्टोन्स होते हैं, ये क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो ये क्रोमैटिन क्या करता है? इन प्रोटीन्स के ऊपर बाइंड करने लग जाता है। बाइंड करते वो इस शेप में आ जाता है। किस शेप में आ जाता है? इस पूरे शेप में, कंडेंस्ड फॉर्म में। कंडेंस्ड मतलब इकट्ठा होकर के आ जाता है। पहला हमारा फैला हुआ था, सारा हमने इकट्ठा कर दिया और कौन सा शेप दे दिया उसको? ये। तो क्रोमैटिन आर जस्ट हेरिडिटरी मटीरियल जो कि कंडेंस होकर के हमारा क्या बनाता है? क्रोमैटिड बनाता है, और सॉरी क्रोमोसोम बनाता है। क्या बनाता है? क्रोमोसोम। और यही जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये क्रोमोसोम में बीच में एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। ये इसके साथ ना एक ऐसा क्रोमोसोम आ जाता है। तो एक ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्रोमैटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिर्फ एक ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड बोलेंगे। दोबारा से बनाती हूँ। ये सेंट्रोमियर हुआ, ठीक है। तो ये जो एक दिख रहा है ना, ये एक पूरा स्ट्रक्चर इतना वाला, इसी को एक क्रोमैटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड बोलते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया? क्रोमैटिन हमारा हेरिडिटरी मटेरियल हो गया जो कंडेंस हो करके क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। और क्रोमोसोम की एक आर्म को हम क्रोमैटिड बोलते हैं। एक आर्म को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड बोलते हैं। और ये क्रोमैटिड्स ना सेंट्रोमियर में अटैच होते हैं। ये देखो, ये सेंट्रोमियर है। तो इस क्वेश्चन को आपको बेसिकली अपने वर्ड्स में लिखना है और ये डायग्राम बना करके आओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। मतलब डायग्राम के साथ साथ थोड़ा सा उसमें लिख देना कि क्या डिफरेंस होता है, और पॉइंटर्स में लिखना कि पहले क्रोमैटिन को डिफाइन करो, फिर क्रोमैटिड को, और फिर क्रोमोसोम को, इस तरीके से, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है टोटल 5 मार्कर्स क्वेश्चन, और इसको कितने मिनट में सॉल्व करना है? 5 मिनट में। एक वेल लेबल डायग्राम बनाना है पावर हाउस ऑफ द सेल का, और उसको डिस्क्राइब भी करना है। तो कौन होता है हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल? कौन बता सकता है मुझे? देखें कमेंट सेक्शन में। यस एग्जैक्टली, क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे क्या बनाना है? आपको डायग्राम बनाना है माइटोकॉन्ड्रिया का, और माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्क्राइब भी करना है। मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया है क्योंकि डिस्क्राइब आप लोग खुद अपने आप से सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। डिस्क्राइब का मतलब उसके बारे में लिखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जिसकी वजह से एटीपी का जनरेशन होता है। इसमें क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं। ये क्रिस्टे क्या होते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी की सिंथेसिस हो सके। ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक इनर मेम्ब्रेन। इसके पास जो मैट्रिक्स होता है उसमें उसका खुद का डीएनए होता है। कैन यू बिलीव दैट मैम? माइटोकॉन्ड्रिया इतना ज़्यादा एडवांस्ड है कि उसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स दोनों होते हैं। अगर उसके पास डीएनए है तो वो खुद का डिवीजन परफॉर्म कर सकता है। क्या कर सकता है? डिवीजन परफॉर्म कर सकता है। और अगर उसके पास खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स वो खुद के प्रोटीन की खुद से सिंथेसिस कर सकता है। देख रहे हो कितना एडवांस है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पॉइंटर्स के फॉर्म में अपने इस क्वेश्चन में लिखने हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं। क्योंकि इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं
हैं जो फूड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ऑक्सीडेशन की वजह से फूड के उसमें से एटीपी रिलीज होता है, जो कि क्या होता है हमारा सेल का एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आप चाहें तो एटीपी का फुल फॉर्म भी उसमें लिख सकते हो कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट भी होता है। तो ये पूरा आपको डायग्राम वेल लेवल करके बना के आना है और उसके बाद उसके सारे पॉइंटर्स को, सारी चीज़ों को हमको डिस्क्राइब करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है और कहाँ लोकेटेड होता है। और दूसरी चीज़ ये कि जितना भी उसको डिस्क्राइब करोगे ना, सब पॉइंट वाइज लिखना, कुछ भी पैराग्राफ के फॉर्म में, लॉन्ग पैराग्राफ के फॉर्म में बिल्कुल भी मत लिखना। लॉन्ग पैराग्राफ के फॉर्म में लिखोगे तो मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। टीचर्स लॉन्ग पैराग्राफ के फॉर्म में रीड नहीं करती है। तो आई होप सबको ये सेशन बहुत धमाकेदार, अमेजिंग पसंद आया होगा। तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना चैनल को तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही स्प्रिंट 9 की ना सारी सीरीज धमाकेदार आने वाली हैं सब सब्जेक्ट्स को लेकर के। तो कोई भी आपसे ये मिस ना हो जाए, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसीलिए मत भूलना। वन मोर थिंग देयर इज़ फॉर यू, क्या है वो होमवर्क क्वेश्चन कि क्या है व्हाट आर डिक्टियोसोम्स, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि डिक्टियोसोम्स हम किसे कहते हैं और ये क्या होते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से कि आप लोगों के लिए, मतलब सिर्फ आप लोगों के लिए ना, आपका प्यारा वेदांतु ये शॉर्ट्स के चैनल लेके आया है, जिसमें आपके सारे मिड टर्म्स और एग्जाम से रिलेटेड 60 सेकेंड्स में आपको अकेड का सारा कंटेंट मिलेगा, सब कुछ रिवीजन मिलेगा, वो भी 60 सेकेंड्स में। कैन यू बिलीव दैट? तो किसका है ये तुमको इंतज़ार? जल्दी से जाओ और इन सबको सब्सक्राइब कर दो। डोंट मिस आउट एनी अपडेट रिलेटेड टू दीज चैनल्स। ओके, आई होप यू लाइक द सेशंस। फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय बाय।